मनीषा प्रजापति एंड आई वेलकम यू ऑल दी डिजिटल तैयारी प्लेटफॉर्म। ओके, तो बात चल रही थी इंडियन इकोनॉमी की और काफी सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आपका मनी एंड बैंकिंग। डबल स्टार आप इसको लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका मनी और आने वाली 2 क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग को। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बार्टर सिस्टम को, ठीक है। बार्टर सिस्टम पता है आप लोगों को, वस्तु विनिमय, ठीक, वस्तु विनिमय कोई नया शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत पुराने जमाने की बात है, जब आपका मनी नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि उस समय भी वस्तुएं खरीदी और बेची जाती थी ना, ठीक है। तो क्या हुआ करता था, आपका बार्टर सिस्टम हुआ करता था। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी कि वस्तु के लिए वस्तु के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं हम, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब देखिए क्या होता था जब आपका मनी नहीं था, तो ये देखिए ये 2 पोटलियां हैं, ठीक है। मान लीजिए इस पोटली में है गेहूं, ठीक है, और इस पोटली में है चावल। अब अगर इस बंदे को चावल चाहिए तो ये क्या करेगा, इस बंदे के पास जाएगा जिसके पास में चावल है और कहेगा कि ये मेरे पास गेहूं है, आप मेरे गेहूं को रख लो और जो मुझे आपके पास में चावल है वो चावल आप मुझे दे दो, ठीक है। और ये चावल इस बंदे को दे देगा और गेहूं इनसे ले लेगा, और इसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था इस प्रणाली का वो था कि वस्तु विनिमय प्रणाली तभी काम कर सकती है जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो। क्या हो, दोहरा संयोग, यानी कि बार्टर सिस्टम कैन ओनली वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। हमने कहा कि ये बंदा क्या करेगा, गेहूं दे देगा जिस बंदे के पास में चावल है और उससे चावल ले लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है कि इस बंदे को गेहूं चाहिए ही नहीं, तो वो बोलेगा नहीं भाई साहब मेरे को तो गेहूं चाहिए नहीं, मैं तो अपने चावल जो है आपको नहीं दूंगा, हो सकता है ना। तो फिर ये गेहूं वाला बंदा क्या करेगा, ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास में चावल हो और जो गेहूं लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था आपका वस्तु विनिमय प्रणाली का, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कमियां थी इसके अंदर। बहुत सारी कमियां आपके बार्टर सिस्टम में थी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी अभी समझाया मैंने, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस यानी कि चाहतों के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है, समझ चुके हैं हम लोग। अब क्या होता था इसके अंदर, जैसे मान लीजिए वही गेहूं वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उस बंदे के पास में गेहूं है, उसको चावल चाहिए, तो पहले तो वो क्या करता था, अपने आसपास में देखता था कि ऐसा कोई बंदा है जिसके पास में चावल हो, ठीक है, वो गेहूं ले ले और मेरे को चावल दे दे। हो सकता है कि अपने एरिया में उसको ऐसा कोई बंदा नहीं मिले, तो वो क्या करता था, ट्रेवल करके एक गांव से दूसरे गांव जाता था, वहां पर बोलता था भाई किसी के पास में चावल हो या फिर किसी को गेहूं की जरूरत हो तो गेहूं रख लो, चावल दे दो। तो एक तो ये जो प्रोसेस होता था ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है, ढूंढने में टाइम चला जाता था आपका कि भाई ऐसा कोई बंदा मिले, ठीक है। और दूसरी बात, कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती थी, भाई आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। तो काफी मुश्किल था कि आपका जो वांट्स हैं उनको आप एक दूसरे की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओ, काफी मुश्किल था। तो इसीलिए हमने बोला कि चाहतों के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो कमी थी वो थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास में क्या है, जूते हैं, ठीक है, शूज की जोड़ी है ना, 2 जूते हैं, एक जूता नहीं है ना, पूरी जोड़ी दे रही हूं मैं, ठीक है, बार्टर सिस्टम को अप्लाई कर रही हूं, देखना क्या होता है। मेरे पास में जूतों की जोड़ी है और मुझे चाहिए मक्का, तो मैं किसी ऐसे बंदे को सर्च करूंगी जिसको जूते चाहिए और जिसके पास में मक्का हो, ठीक है। पहली बात तो ऐसा ढूंढने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो हमने बोला कि क्या होगा, चाहतों के दोहरे संयोग का अभाव होगा। मान लीजिए ऐसा कोई पर्टिकुलर बंदा मुझे मिल भी गया जिसको जूते चाहिए, ठीक है, और जो मुझे मक्का दे दे, तो वहां पे दिक्कत क्या आएगी कि मूल्य के सामान्य उपायों का अभाव रहेगा।
भाई मेरे जूतों की वैल्यू क्या है, मैंने उसको जूते दिए, उसके बदले वो कितने किलो चावल मुझे देगा, कुछ पता नहीं था। तो इसीलिए बोला गया कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या होता था, या तो अगली पार्टी को थोड़ा नुकसान होने वाला है या फिर मुझे थोड़ा सा नुकसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना उसकी वैल्यू क्या है। तो ये बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि आस्थगित भुगतानों के मानक का अभाव। मान लीजिए मैं किराना की शॉप पे गई, ठीक है, और मैं लेने के लिए गई, मान लीजिए घी लेने के लिए गई, तो मैंने शॉपकीपर को, जो अंकल जी बैठे थे, तो मैंने बोला कि भैया 1 किलो घी दे दो, ठीक है। तो अंकल जी ने 1 किलो घी दे दिया, मैंने पॉकेट में हाथ डाला, मैंने कहा भैया मैंने बोला अंकल जी मैं तो पैसे लाना ही भूल गई। तो उन अंकल जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप हमारी गली में रहते हो, ठीक है, इतने छोटे से थे तब से हम आपको देख रहे हैं, इतने बड़े हो गए हो, कोई बात नहीं, कल ला देना पैसे, परसों ला देना, या अभी जाके लेके आ जाओ, ठीक है। तो उन अंकल ने क्या बोला मुझे कि कल कर देना भले पेमेंट, आप चीज अभी लेके चले जाओ, पेमेंट आप कल कर देना। यही होता है, ऐसा करते हैं हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में। तो ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि आज हम जो नोट या मनी काम में ले रहे हैं उसकी वजह से पॉसिबल हुआ कि हमने क्या कर दिया, हमारे पेमेंट को फ्यूचर में करने का वादा कर दिया कि भैया मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगी। तो ये मनी की वजह से पॉसिबल हुआ। बार्टर सिस्टम जब हुआ करता था उस समय मनी नहीं थी, और अगर मनी नहीं थी तो वहां पर क्या था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आप फ्यूचर में पेमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मान लीजिए मेरे पास में गेहूं है, ठीक है, और मुझे फ्रूट्स चाहिए, तो मैंने किसी को 100 किलो गेहूं दिए, तो उसके बदले उसने मुझे 50 किलो फ्रूट्स दे दिए। अब उन 50 किलो फ्रूट्स का मैं क्या करूंगी, 50 किलो फ्रूट्स अगर स्टोर भी करूंगी तो कितना ही खा लूंगी, मतलब सड़ जाएंगे ना, फ्रूट्स या सब्जियां जो है पेरिशेबल होती है, आपको पता है, तो वो सड़ जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि हम क्या नहीं कर सकते थे, उनको स्टोर नहीं कर सकते थे, यानी कि मूल्य के भंडारण का अभाव आपके बार्टर सिस्टम में पाया जाता था। तो हमने देखा कि क्या क्या कमियां थी आपके बार्टर सिस्टम में, और जब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ लिमिटेशंस हमारे सामने आती है, तभी क्या होता है, इनोवेशन होता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में देखते हैं क्या हुआ। ये हमारा बार्टर सिस्टम हम लोगों ने देखा। उसके बाद में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे सामने क्या आया, मनी आया, ठीक है। देखिए मनी क्या होता है, मनी कोई भी ऐसी कमोडिटी है chosen by common consent as an instrument of exchange of goods and services, ठीक है, यानी कि सामान और सेवाओं के आदान प्रदान के साधन के रूप में आम सहमति से चुनी गई कोई भी वस्तु हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी। अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आपका जो नोट है वो हमारा मनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या, जैसे मान लीजिए आपका जो नोट है उसको ले जाके आप पानी में डाल दीजिए, खराब हो जाएगा। 500 रुपए का नोट था, गया, खराब हो गया। तो उसकी खुद की, उसको हमने क्या बोल दिया कि ये जो नोट है इसकी वैल्यू 500 रुपए है। तो इसमें यही लिखा है कि सेवाओं के या सामान के आदान प्रदान के साधन के रूप में आम सहमति से अगर कोई चीज हमने चुन ली, तो आज के टाइम में तो आपका रुपी है, लेकिन पहले उस समय क्या नहीं हुआ करता था, रुपी नहीं हुआ करता था। तो मनी का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी चीज जो आम सहमति से चुनी गई हो कि इसके बदले अगर आप ये चीज लेके जाएंगे तो ये मनी का काम करेगी, आप जो चीज लेना चाहें वो चीज ले सकते हैं और अगला इस चीज को एक्सेप्ट करेगा एज अ मनी, उसको बोला जाता है मनी, ठीक है। ओके चलिए, फंक्शंस ऑफ मनी। अब जो लिमिटेशंस हैं उनसे उभरने वाले जो काम होंगे वही आपके फंक्शंस ऑफ मनी होंगे, ठीक है। तो दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, एक तो है आपके प्राइमरी फंक्शन और एक आपके सेकेंडरी फंक्शन। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद में मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेफर्ड ऑफ पेमेंट और उसके बाद में स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसकी कमियां जो थी उनको पूरा करने के लिए ये आपके सामने क्या आ गए, फंक्शंस ऑफ मनी आ गया, ठीक है। चलिए एक एक को देखते हैं। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का माध्यम। मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। धन का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन देन के भुगतान के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आज आपको मान लीजिए बिस्किट खरीदना है, पार्ले जी खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, 5 रुपए लेके जाएंगे, शॉपकीपर को देंगे, भैया एक पार्ले जी दो, ठीक है, 1 पैकेट पार्ले जी दो, आपको पार्ले जी दे देगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। दूसरा है
मनी हैज क्वालिटी टू जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, धन में सामान्य स्वीकार्यता का गुण होता है। अब मैं आप लोगों को अगर 500 रुपए दूं तो क्या आप लोग लेने से मना करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मना नहीं करोगे। आप लोग तो कहोगे हाँ मैडम दे दो, 2-4 नोट और भी दे दो, ठीक है। कहने का मतलब मनी की एक क्वालिटी होती है कि क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि सामान्य स्वीकार्यता, उसको सभी लोग क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी लेने से मना नहीं करता, ठीक। तो इसको बोला गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपके मनी का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका यही है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, ओके, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये मीडियम नहीं है, ये आप लिख सकते हैं इसको मेजर, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखा था हम लोगों ने, मेजर ऑफ वैल्यू यही है ये वाला, ठीक है। तो मूल्य का मापन, मापन है ये, माध्यम नहीं है, मापन, ठीक, मूल्य का मापन। अब हमारे सामने वो शूज वाला हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि यार शूज देंगे, ठीक है, अगला अपन को जो भी वो मक्का दे रहा था या जो भी दे रहा था कमोडिटी, तो कहने का मतलब हमें वहां पर वैल्यू नहीं पता थी कि शूज की वैल्यू क्या है या फिर वो सामने वाली जो कमोडिटी है उसकी वैल्यू क्या है। तो मनी ने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जैसे मान लीजिए ये आपका पेन है, तो पेन कितने, 2 रुपए का भी आता है, 3 रुपए का भी आता है, 5 का भी आता है, 10 का भी आता है, 20 का आता है, 100 का, 200 का, जिस हिसाब से आप लेना चाहें, ठीक है। आपका स्कूल बैग है, बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे अलग अलग प्राइजेस पे अवेलेबल है, ठीक है। आपकी बुक्स, उनकी अलग अलग प्राइस है, ठीक है। ये बोर्ड है, इसकी एक अलग प्राइस है, ठीक है। ये माइक है, इसकी एक अलग प्राइस है, टी शर्ट है, इसकी एक अलग प्राइस है। तो मनी ने क्या किया, जो प्रॉब्लम थी हमारे सामने मेजर ऑफ वैल्यू की, उसको खत्म कर दिया। और हमारे पास में अब क्या है, हमारे पास में जितनी भी चीजें हैं उसकी एक प्राइस या फिर वैल्यू हमारे सामने अवेलेबल है, ठीक है। तो मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड, यानी पैसा एक सामान्य संप्रदाय के रूप में काम करता है जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जा सकता है, और इसी को बोला जाता है मूल्य का मापन या मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, आस्थगित भुगतान का मानक। इसका अर्थ है कि मुद्रा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के लिए एक मानक के रूप में काम करती है। इट मींस दैट मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर मेड इन फ्यूचर, ठीक है। घी का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। अगर हमारे पास में मनी है तो हम क्या कह सकते हैं कि अंकल अभी हमारे पास में पैसे नहीं है, या मैं पैसे लेके आना भूल गई, तो मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगी। तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व कर दी, हमारी मनी ने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो ये भी मनी का एक फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप स्टोर कर सकते हैं पैसों को, बिल्कुल कर सकते हैं। मैडम दे दो, कितने दे रहे हो, बहुत सारा, मतलब भंडार कर लेंगे घर में, ठीक है। मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ नोटबंदी के टाइम तुम्हारे गले में से कितने रुपए निकले थे, ठीक है ना। चलिए कमेंट करके बताना मुझे किस किस के गले में से कितने कितने रुपए, ठीक है, नोटबंदी के टाइम पे निकले थे। स्टोर ऑफ वैल्यू, आपके पास में अगर नोट है तो काफी ज्यादा इजी है उसको स्टोर करना। आप उसको साल, 2 साल, 5 साल, कितने भी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी को बोला गया है कि माल की तुलना में धन की बचत कहीं अधिक सुरक्षित है। सेविंग इन टर्म ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर देन इन टर्म ऑफ गुड्स, ठीक है। काफी सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए, क्या फंक्शंस होते हैं आपके मनी के। लेकिन आज आप जो मनी देख रहे हैं, आपका रुपया देख रहे हैं, ठीक है, आप जो नोट वगैरह देखते हैं, क्या शुरू से हमारे पास में मनी इसी फॉर्म में आया था या फिर इवोल्यूएट होके आया है? तो मैं आपको कहूंगी कि मनी का क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। शुरू में मनी हमारे पास में ये रुपी नोट इस फॉर्म में नहीं था, इवोल्यूएट होके आया है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है इवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले आपके सामने आया कमोडिटीज मनी। कमोडिटीज मनी में क्या किया गया, देखिए, गुड्स लाइक स्लेट, व्हीट, ठीक है, weapons were commonly used as money, such as exchange of goods for goods was known as barter system। ये आपके बार्टर सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक चीज के बदले आप दूसरी चीज दे रहे थे। यहाँ पर क्या होता था, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बर्तन को ले लेते हैं ना, बर्तन लिखा हुआ यहाँ पे, एक बर्तन लिया गया और उसको बोला गया कि ये मनी है। चलिए इस मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं। मार्कर को लिया गया और कहा गया कि ये क्या है, मनी है। अब जब भी आप किसी को जाके ये मार्कर दोगे तो वो
इसको एक्सेप्ट करेगा एज अ मनी, लेने से मना नहीं करेगा और आप जो भी चीज चाहें उससे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला गया कमोडिटी मनी, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को मनी का दर्जा दे दिया गया और बोला गया कि इसको सब लोग एक्सेप्ट करो, यही हमारा मनी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आया, कमोडिटी मनी, ठीक। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक मनी, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको, सोने के कॉइन्स दिख रहे हैं, है ना, चमक दिख रही है सोने की आप लोगों को। यानी कि ये कब की बात है, जैसे आप लोगों ने वो सीरियल भी देखे होंगे ना, पुराने जमाने वाले, जोधा अकबर आता था, शायद जी टीवी पे आता था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, है ना, जोधा अकबर की वो कहानी वगैरह, या ऐसे और भी सीरियल आते हैं। तो उसमें क्या होता था, उसमें कुछ सिक्के हुआ करते थे सोने के, चांदी के, है ना, और उसपे वो जो राजा होता था वो अपनी सील या फिर मुहर लगा देता था, है ना, और ऐसे बोला जाता था ना, 1 मोहर 2 मोहर। तो क्या हो गया, ये जो सिक्के हुआ करते थे इसके ऊपर मोहर लगी हुई होती थी और इसको यूज किया जाता था एज अ मनी। और इन सिक्कों की खुद की भी क्या होती है, अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे कि मान लीजिए सोना है तो सोने की अपनी एक वैल्यू है ना, चांदी है तो चांदी की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये एक्ट करता था एज अ मनी, किस टाइम पर, राजा महाराजाओं के टाइम पर, ठीक है। तो मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वर यूज्ड as they could be easily handled and their quantity can be easily ascertained, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता था क्योंकि इन्हें आसानी से संभाला जा सकता था और इनकी मात्रा का भी पता हम आसानी से लगा सकते थे, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपका मेटेलिक मनी। चलिए नेक्स्ट है आपका पेपर मनी, ठीक है। पेपर मनी जो आज आप लोग अपने नोट काउंट करते हो ना, ऐसे जल्दी 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 जल्दी, ये वाला पेपर मनी, ठीक है, सब लोग समझते हैं, ठीक है। पेपर मनी इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आप लोगों को पता है ना, ठीक है। यानी कि पेपर मनी को आपका केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसको मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा समझाने की जरूरत है, मतलब आपके नोट की बात हो रही है बेसिकली, जो आपके पास में होते हैं ना, 50 रुपए का नोट, 100 का नोट, चलिए बढ़िया, मतलब बात कर लेते हैं, बड़ा नोट 2000 का नोट, ठीक है, 500 2000 का नोट, उसकी बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी किसको बोला जाता है, जो आपका चेक होता है ना, ठीक है। तो चेक अपने आप में कोई मनी नहीं है, लेकिन वो एज अ मनी है, ठीक है। आप उसको जाके बैंक को दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम, बैंक मनी। क्रेडिट मनी इटसेल्फ इज नॉट मनी, ठीक है, अपने आप में कोई मनी नहीं है, बट इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज मनी। बैंक मुद्रा, क्रेडिट मुद्रा अपने आप में निवल मुद्रा है, लेकिन यह मुद्रा के समान ही कार्य करता है। इसको चेक मनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेक मनी भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, चेक मनी बोलते हैं आपके क्रेडिट मनी को, या फिर बैंक मनी बोल दीजिए या फिर क्रेडिट मनी बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए ओके, ये भी आप लोग समझते हैं, सबके पास में होंगे ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। प्लास्टिक मनी, द एम एट रिमूविंग द नीड ऑफ कैरिंग कैश टू मेक ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन के लिए नगदी ले जाने की आवश्यकताओं को दूर करने का क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। हम कहीं भी घूमने वगैरह भी जाते हैं तो बोलते हैं ना, यार रिस्क है थोड़ा सा ना, इधर उधर लेके जाएंगे तो चोरी वोरी नहीं हो जाए हमारा कैश, तो हम क्या लेके जाते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपका अब यूपीआई वगैरह भी आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लेटेस्ट मनी कौन सा है, और उसके अंदर आपका यूपीआई का ऑप्शन वगैरह दिया हुआ हो ना, तो आप उसी को चूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे बोला गया है कि प्लास्टिक मनी सबसे मॉडर्न मनी है, बट अब यूपीआई वगैरह भी आ चुका है, तो अगर यूपीआई वगैरह का ऑप्शन नहीं है तब तो आपका सबसे मॉडर्न मनी कौन सा है, प्लास्टिक मनी, ठीक है, इसी को आप लोग चूज करेंगे। और अगर यूपीआई का ऑप्शन है तो आप लोग उस ऑप्शन को चूज करेंगे, सबसे मॉडर्न मनी आपका वही है, ठीक है। जो आप पेमेंट करते हैं ना पेटीएम से या फिर गूगल पे से, तो आपका सबसे मॉडर्न मनी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इवोल्यूशन ऑफ मनी हम लोगों ने देख लिया। ओके, नेक्स्ट है आपका डिमांड ऑफ मनी। क्या होता है डिमांड ऑफ मनी? द डिमांड फॉर मनी इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट पॉपुलेशन ऑफ एन इकोनॉमी वांट्स टू होल्ड। यानी कि पैसे की मांग
वह कुल राशि है जो किसी अर्थव्यवस्था की आबादी अपने पास में रखना चाहती है। ठीक है, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो डिमांड ऑफ मनी मतलब जितना पैसा जनता अपने पास में होल्ड करके रखना चाहती है उसको बोला गया है आपका डिमांड फॉर मनी। ठीक है, चलिए, there are these main motives for which money is wanted by the people, यानी कि ये वह उद्देश्य हैं जिनके लिए लोग धन चाहते हैं। हम पैसा क्यों चाहते हैं, हमारा क्या मोटिव है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मोटिव है हमारे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इन मोटिव्स को 3 ब्रॉडर टर्म्स में क्लासिफाइड कर दिया। एक आपका लेन देन का मकसद, ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव हो गया। ठीक है, एक आपका प्रिकॉशन मोटिव, ठीक है, यानी कि सावधानियों का मकसद हो गया, और एक उद्देश्य हो गया आपका स्पेकुलेटिव। ठीक है, समझते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शन आप लोगों को समझ में आता है, भाई आप लोगों को कोई भी चीज खरीदनी है तो आपको पैसे चाहिए। ठीक है, तो आपने डिमांड क्यों की मनी की, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन करना है, सिंपल है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशन मोटिव। भाई आप घर से निकले बाइक लेके, ठीक है, गाड़ी ठोक दी। ठीक है, ठोक दी मतलब कि भगवान नहीं करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन छोटा मोटा मान लीजिए भिड़ गए कहीं पे जाके। ठीक है, तो हुआ क्या, अगर आप जाते हो डॉक्टर के पास में तो सबसे पहले वो क्या बोलता है कि आप क्या करो, पहले पैसे जमा कराओ। ठीक है, मतलब आपकी फैमिली वालों को बोलेंगे पैसा जमा कराओ, तब तक हम इसका ट्रीटमेंट करें। इनके पट्टी वट्टी कर रहे हैं ना, बड़े एक्सीडेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटा सा ही हुआ है, बस थोड़े से ऐसे हल्का फुल्का ब्लड निकला ऐसे, मतलब छिलना बोलते हैं ना जिसको, इतना ही हुआ है। ठीक है, तो वो आपके घर वालों को बोलेंगे कि ठीक है आप फीस वगैरह जमा कराओ, तब तक हम क्या कर रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्रिकॉशन का मतलब हो गया कि कोई भी, हम लोग देखो हमारी क्या प्रवृत्ति होती है कि हम बुरे टाइम के लिए पैसे को बचा के रखते हैं। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल लिया है। कहने का मतलब बुरे टाइम के लिए हम क्या करते हैं, पैसे को अपने पास में बचा के रखते हैं कि क्या पता कैसी परिस्थिति आ जाए और हम लोगों को पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो इसी को बोला जाता है सावधानियों का। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी मनी को होल्ड करके रखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, थोड़ा सा आप शेयर मार्केट को वगैरह समझते हैं। ठीक है ना, शेयर मार्केट हम लोगों ने चैप्टर कवर कर लिया है, थोड़ा सा नहीं, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने शेयर को खरीद लिया। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि 2 दिन में जो है ना इस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप क्या करते हैं, उसको शेयर को होल्ड करके रखते हैं कि 2 दिन बाद में जब बढ़ जाएंगे ना इसके प्राइसेस, तब इसको बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक मकसद होता है मनी को होल्ड करने का। ठीक है, तो काफी इजी है, हो गया हमारा डिस्कशन। चलिए, ओके, ये हमने यहां पर देखा डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है आपका सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, देखिए डिमांड का मतलब तो क्या हो गया कि पैसे की मांग वह कुल राशि है जो किसी अर्थव्यवस्था की आबादी अपने पास में रखना चाहती है, तो उसको तो हम बोलेंगे डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख लीजिए सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया कि वह राशि जो किसी अर्थव्यवस्था की आबादी के पास, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है, बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है, यानी कि वह राशि, पैसे की वह राशि, पैसे की वह राशि जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है। भाई डिमांड में हमने बोला कि पैसे की वह राशि जो किसी अर्थव्यवस्था की आबादी जो है वो अपने पास में रखना चाहती है, तो वो तो हमारी डिमांड है ना, जरूर थोड़ी ना हमारी डिमांडें पूरी हो। तो सप्लाई का मतलब हो गया कि कितना मनी आपके मार्केट में अवेलेबल है, यानी लोगों के पास में कितना पैसा है, उसी को बोला गया सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यानी कि पैसे की वह राशि जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है। चलिए, अब हम समझते हैं यहाँ पर मेजर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई। ठीक है, क्लियर है आपका, सप्लाई ऑफ मनी हो गया, डिमांड ऑफ मनी हो गया। अब जो आपका मनी सप्लाई है इसके मेजर्स को समझते हैं। ठीक है, अच्छा आपके डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये डेफिनेशन है आपका मनी सप्लाई का। ठीक है, मनी सप्लाई जो हमने डेफिनेशन वहां पर भी देख ली। ठीक है, ये भी आपकी डेफिनेशन ही है, और अच्छे से देख लीजिए कि मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति क्या है,
कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय पर जनता के द्वारा रखा गया जो धन है उसका जो कुल मूल्य है वही हमारा मनी सप्लाई है। देख लिया था हमने, वहां पे पढ़ लिया था, यहाँ पर भी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे मनी सप्लाई की डेफिनेशन है ये, ठीक है ना। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहां से आपका शुरू हो गए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लगानी है आपको मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये आपकी डेफिनेशन हो गई मनी सप्लाई की, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहला है आपका M1, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी, ठीक है। आपकी जो M1 मनी है ये आपका फर्स्ट मेजर है मनी का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी। ट्रांजैक्शन मनी इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन मनी इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा तरल या फिर सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर कौन सा है मनी का, तो वो है आपका M1, यानी कि जिसको हम, जो बहुत ज्यादा लिक्विड है, यानी कि हम हैंड टू हैंड मतलब उस चीज को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कैश है, आपके पास में मान लीजिए कैश है, तो आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो क्या कर देंगे? हैंड टू हैंड पेमेंट कर देंगे, यानी कि इसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा तरल होता है ये, ठीक है। कभी भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज का पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो इसी को बोला गया है लिक्विडिटी, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड है आपका M1 में? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जैसे मैंने बता ही दिया, आपके पास में पैसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं हैंड टू हैंड। एक है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास में आपका पैसा पड़ा है आपके खाते में, जब आप चाहें विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिमांड मनी है वो आपकी डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। या फिर अदर डिपॉजिट्स विद RBI, तो इन तीनों चीजों को जब आप ऐड करते हैं तो आप बोलते हैं हमारा M1 है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी। ये आपका फर्स्ट मेजर है मनी सप्लाई का, ठीक है। सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका M2। M2 में क्या बोला है कि M1 में जो इंक्लूड था वो हमने सारा ले लिया, यानी M1 प्लस आपका सेविंग डिपॉजिट है अगर पोस्ट ऑफिस में, तो उसको हम बोलेंगे M2, यानी M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। थर्ड आपका मेजर है M3। M3 में क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, ठीक है। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट होता है जैसे जो फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसी को बोलते हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि M1 जो है ये सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, सबसे ज्यादा तरल होता है, ठीक है। आपका M2 जो है वो M1 से थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और लेस लिक्विड होता है M1 से, ठीक। अब आपका जो M3 है, M3 में क्या हमने M2 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना, ये M1 ही है, ठीक है ना। M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, तो M3 भी आपका M1 से ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो, और दूसरी बात और भी ज्यादा तरल है, मतलब लेस क्या बोलते हैं उसको, तरलता या लिक्विड में है, ठीक है, लेस लिक्विड है, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या आ गया? आपका टाइम डिपॉजिट आ गया विद द बैंक्स, ठीक। और M4 में हम क्या इंक्लूड करेंगे? M3 को, ठीक है। तो M3 में हमारा क्या क्या आ गया था? M1 आ गया था और नेट टाइम डिपॉजिट आ गया था, तो यहां पर लिख दिया हमने M3, लेकिन हमारा M2 बच गया, ठीक है। M2 हम लोगों ने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, तो M2 में हम लोगों ने कैसे इंक्लूड कर लिया इसको कि टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है, सेविंग बैंक, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। वहां पर लिखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ आपका M2 में लिखा हुआ था सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। लेकिन M4 में हमने यहां पर क्या किया? M3 को ले लिया, यानी कि M1 और M3 हमारे पास में आ गया। अब हमें M2 को भी इंक्लूड करना है, तो M2 में हमारे पास में सेविंग डिपॉजिट था, लेकिन हमने यहाँ पे टोटल डिपॉजिट ले लिया। अब टोटल डिपॉजिट में आपका सेविंग भी आ गया, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट भी आ गया और आपका टाइम डिपॉजिट भी आ गया, यानी हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा टाइम डिपॉजिट है इसको भी इंक्लूड कर लिया, तो M2 भी इसके अंदर आ गया। M2 यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर टोटल डिपॉजिट भी हमने लिख दिया और M2 भी लिख दिया तो आपका सेविंग वाला रिपीटेशन हो जाता, तो हमने कहा कि M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, जिसमें सेविंग भी आ गया और टाइम डिपॉजिट भी आ गया, और इसके अंदर आपका NSC जो है ये हमेशा एक्सक्लूड रहता है, ठीक है। चलिए
काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। ओके, तो मनी को हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। इतने ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए बने रहिए डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।